हमारा देश भारत एक संवैधानिक राष्ट्र, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र। लेकिन क्या आजादी के समय बिल्कुल ऐसा था जैसा आज हम इसे देखते हैं? जी नहीं। ये 560 छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था। जब भारत को एक करने की बात आई तो बात आई संविधान की, जरूरत पड़ी संविधान की। और उस समय जो राज्य भारत में नहीं शामिल होना चाह रहे थे, ऐसे भी बहुत सारे राज्य थे, जिसमें कि अगर मैं बात करूं त्रावणकोर, हैदराबाद और कश्मीर की, तो इन्होंने भारत में शामिल होने से ही मना कर दिया था। तो फिर वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सा दिमाग था जिसने इन 560 रियासतों को एक सूत्र में पिरो दिया? जी हाँ, वो नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वही बी आर अम्बेडकर जिनको भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। तो आज बात करते हैं भारत के संविधान की, या यूं कहें कि भारत के संविधान निर्माता की। क्योंकि आजकल एक तबके द्वारा एक नया शगुफा लाया गया है कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है, बल्कि बी एन राव है। ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा देश जाति प्रधान देश है और बाबा साहब एक शूद्र जात से थे। तो उनके खिलाफ रह रहकर कुछ ना कुछ चलाने का रिवाज ही मान लीजिए हमारे देश में चलता रहता है। संविधान से पहले बात की जाए संविधान सभा की, तो संविधान सभा का सबसे पहला प्रस्ताव 1934 में एम एन राय के द्वारा रखा गया। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के आम चुनाव में जीतने वालों के रूप में हुआ, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हरा दिया गया कांग्रेस के द्वारा, उस समय कांग्रेस शासन में। तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि जसोर और खुलना से नॉमिनेटेड थे, उन्होंने अपना त्याग करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को वहां से अपनी सीट से लड़वाया और जीत दिलाई। तब जाकर बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य बने और चेयरमैन बने। चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों की, क्योंकि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि उस संविधान सभा में सदस्य थे कौन कौन। निसंदेह सबसे पहले नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष और कानून के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता थे। अब पहले सदस्य का नाम एन गोपाल स्वामी अयंगर, जो वरिष्ठ प्रशासक थे। अगला नाम है अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, जो मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व एडवोकेट जनरल थे। अगला नाम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जो स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनेता थे। सैयद मोहम्मद शहदुल्ला, जिन्हें मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में समिति में शामिल किया गया था, और ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। अगला नाम आता है बी एल मित्तल का, जो प्रारंभ में समिति के सदस्य थे, लेकिन बाद में कुछ कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके स्थान पर ए एन माधव राव को समिति में शामिल किया गया। अगला नाम डीपी खेतान, जो कानून के जानकार और उद्योगपति थे, लेकिन इनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया गया। जी हाँ, ये वही टीटी कृष्णामाचारी हैं जिन्होंने संविधान सभा में जब इनका भाषण हुआ तो उन्होंने खुलकर बताया था कि किस तरीके से एक एक करके सब सदस्यों ने साथ छोड़ दिया। अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने दम पर संविधान का प्रारूप तैयार किया था। खैर, इस बात पर हम बाद में आएंगे। प्रारूप समिति के जो मुख्य कार्य थे वो थे संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद का प्रारूप तैयार करना, मौलिक अधिकारों को उसमें शामिल करना, नागरिकों के कर्तव्य, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शक्तियों को तय करना, ये सब उसमें था। इस समिति को संविधान तैयार करने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया या पूरे देश के द्वारा अपना लिया गया। चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं, जो सवाल जहां से हम शुरू हुए थे कि बी एन राव साहब कौन थे, क्योंकि इनका नाम होता रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है ऐसा बताया जा रहा है। तो पता कर लेते हैं सबसे पहले कि बी एन राव साहब कौन थे, उनका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। कहां से एकदम का ख्याल इन लोगों के मन में आया और क्यों आया। तो बी एन राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। इनका जन्म 26 फरवरी 1887 को कर्नाटक के मंगलोर शहर में हुआ। ये पेशे से ब्रिटिश भारत सरकार में न्यायिक सचिव और संविधान सभा में सलाहकार थे। ध्यान रखना, अभी मैंने ऊपर पूरे नाम गिनाए संविधान सभा के 7 मुख्य सदस्यों के, उनमें
बी एन राव का नाम नहीं है, और अगर बी एन राव का नाम उनमें नहीं है तो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। तो इस टॉपिक पर बोलने से पहले सबसे पहले मैं शुक्रगुजार होना चाहूंगा प्रोफेसर रतनलाल जी का, जिनके दिए गए वक्तव्यों के आधार बनाकर या वक्तव्यों को आधार बनाकर मैं इस वीडियो को बनाने में कामयाब हुआ। बहुत ही अच्छी जानकारी रखने वाले, काफी उच्च बौद्धिक स्तर वाले वो इंसान है प्रोफेसर रतनलाल जी, जिनको सुनने के बाद मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, संविधान बनाने के लिए 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण होता है। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के चेयरमैन बनाए जाते हैं। 17 दिसंबर 1947 को संविधान सभा को लेकर बाबा साहब का भाषण होता है। उस पूरे भाषण में बी एन राव का कोई भाषण हुआ हो, या सॉरी, उस सभा में बी एन राव का कोई भी भाषण हुआ हो तो हमको भी बताया जाए, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों के अनुसार तो संविधान लिखने वाले ही वही थे। कैसा हो सकता है कि जिसने संविधान लिखा हो उसको ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर बोलने का मौका ना दिया जाए, खासकर हमारे जैसे देश में जिसमें आज इतने दिनों बाद वापस से बी एन राव को जिंदा करा जा रहा है। उस समय बी एन राव को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और अन्य सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय दलितों का विरोध तो पूरे जोरों पर था। एक बात ध्यान रखना, यदि संविधान को तैयार करने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का थोड़ा भी कम योगदान होता तो उनको बोलने तक तो दूर, बैठने की अनुमति तक मिलना मुश्किल था। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान सभा के सदस्य बनने से पहले इनका खुलकर विरोध हुआ था। सरदार पटेल जैसे नेता ने खुलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विपक्ष में अपने बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम देखते हैं संविधान सभा के सदस्य कैसे बनते हैं। तो उस माहौल में किसी इंसान को चेयरमैन बनाया जाना, उसका भाषण होना, ये अपने आप में खुद बताता है उसकी जानकारी, उसकी पकड़, उसकी समझ। खैर, आप लोगों की जो समझ है उसके हिसाब से मैं आगे आता हूं। दूसरी बात एक ये कही जाती है कि, या कही जा रही है कि बी एन राव पहले 80% संविधान लिख चुके थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। तो जो व्यक्ति पहले ही अकेले अपने दम पर 80% संविधान लिख चुका था, उसको बाकी का 20% संविधान लिखने में लगभग 3 साल लग गए, जबकि उस समय तो काफी पढ़े लिखे लोग भी उसके साथ थे भाई। और उन पढ़े लिखों में वो पूरी संविधान सभा के साथ साथ पूरी संसद की जो कमेटी थी वो भी साथ थी, और वो संसद आज वाली संसद नहीं थी। उस समय वो एक से एक पढ़े लिखे लोग उसमें थे, राजे महाराजा थे, नवाब थे। तो तब इतना लोगों के साथ होने के बावजूद भी जिस इंसान ने पहले ही 80% संविधान लिख लिया है, वो इतने सारे लोगों को लेकर सिर्फ 20% लिखने के लिए लगभग 3 साल लगा देता है। अब ये मजाक नहीं तो और क्या है भाई, मजाक ही तो है ये। अब मजाक कहा जाए या आपका सड़ा गला जातिवाद कहा जाए, ये निर्णय आप लोगों को लेना है। संविधान से जुड़ा एक बिल उस समय काफी चर्चा में आया था, वो था हिंदू कोड बिल। ये एक ऐसा बिल था जिसके पास होने से तत्कालीन रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज को आघात पहुंच रहा था, क्योंकि ये बिल महिलाओं के लिए नए रास्ते खोल रहा था। सच तो ये है कि आज की लड़कियों, महिलाओं को पूजा पाठ करते समय एक तस्वीर बाबा साहब की भी रखनी चाहिए, और चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो, क्योंकि हिंदू कोड बिल और कुछ नहीं बल्कि एक वो लड़ाई थी जो उन औरतों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए लड़ी गई थी। किसी जात के लिए नहीं लड़ी गई थी, वो महिलाओं के लिए लड़ाई थी। उस लड़ाई में सभी महिलाओं को शामिल किया गया था। उस बिल में बाल विवाह, तलाक के लिए कानून, जिसमें बहुविवाह पर रोक, मतलब जो मल्टीपल मैरिजेस है उन पर रोक, और तलाक के लिए नियम शामिल है। बहुविवाह यानी कि मल्टीपल मैरिजेस की पुरानी कहानी तो खूब सुनी होगी। किसी भी पुरानी धार्मिक कहानी या राज सत्ता को उठा लीजिए तो मुश्किल से ही किसी एक व्यक्ति की एक पत्नी मिलेगी आपको। पुरानी कहानियों में भी, राजा महाराजाओं में भी, धार्मिक कहानियों में भी
ढूंढने से कोई एक आध व्यक्ति मिल सकता है जिसकी एक पत्नी रही हो, वरना उस राजा की इतनी पत्नियां थी, उस राजा की इतनी पत्नियां थी, सबका ये हिसाब था। तो इसके खिलाफ जो लड़ाई थी वो हिंदू कोड बिल आज भी है। हिंदू कोड बिल के अंदर ये सारे प्रावधान है जिनको लेकर आया गया था। इसके साथ ही संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को मान्यता देना, गोद लेने का प्रावधान जैसी इसमें तमाम खूबियां हैं। लेकिन महिलाओं के प्रति छोटी सोच की वजह से बिल को पूरी तरह से पारित नहीं किया जा सका उस समय। इसको बाद में कुछ हिस्सों के बाद में अलग अलग अधिनियमों के रूप में पारित किया गया, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आदि। मतलब एक साथ उस बिल को समय पास नहीं करा जा सका इन रूढ़िवादी लोगों की वजह से। अब मुख्य बात यह है कि इस बिल को लेकर बाबा साहब का जमकर विरोध किया गया उस समय। खूब हा हुल्ला मचा पूरे देश के अंदर, उनके पुतले जलाए गए, अर्थियां निकाली गई, क्योंकि विरोध करने वालों का यह मानना था कि यह बिल उनके सामाजिक परिवेश को आघात पहुंचाएगा। अब सामाजिक परिवेश क्या था कि महिलाओं को अधिकार नहीं देने हैं। अगर आप महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं तो सामाजिक परिवेश को बिगाड़ रहा है, आपकी संरचना को बिगाड़ रहा है, या ये कह दीजिए कि आपके पुरुष सत्ता को आघात पहुंचा रहा था ये बिल, इसलिए उसको नहीं पास होने दिया जा रहा था। ये बिल संविधान का एक हिस्सा था। तो सवाल यहां यह बनता है कि इस बिल के विरोध में क्या कभी किसी ने बीएन राव का पुतला जलता हुआ देखा, सुना या पढ़ा? कहीं से कोई खबर मिली हो कि बीएन राव का पुतला हिंदू कोड बिल के विरोध में जलाया गया? क्योंकि विरोध तो लिखने वालों का ही होगा ना कि किसी और का। और जब विरोध के कारण बिल पास ना हो सका तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था सिर्फ इस बिल के लिए। इतिहास उठाइए, थोड़ा सा पढ़िए और कोशिश करिए ढूंढने की क्या बीएन राव ने इस समय कोई इस्तीफा दिया था किसी पद से, या कोई ऐसी एक बात कही हो जो विरोध में शामिल करी गई हो सरकार के खिलाफ, जनमत के खिलाफ, या महिला को देने वाले अधिकार के पक्ष में। कहीं तो कोई एक ऐसी चीज निकाल कर लाइए जिससे आप कहते हैं कि भाई हाँ, बीएन राव का थोड़ा बहुत तो कहीं ये चीज थी। में तीर चलाए जा रहे हैं कि बीएन राव ने ये कर दिया, बीएन राव ने वो कर दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान में योगदान नहीं था। इसके साथ साथ एक बीमारी और चलती है, कुछ अनपढ़ है, कुछ कुपढ़ लोग हैं, एक बीमारी को लेकर बहुत उछलते हैं कि बाबा साहब का आजादी में क्या योगदान था। इस सवाल को लेकर वो ऐसा हो जाता है कि मान लो जैसे एक कहावत है, पिल्ले को छाया मिल जाए वो खुशबू घूमता है ना, वो वाली इनकी मानसिकता आ जाती है। तो भाई इस पॉइंट पर मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको लेकर बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि यदि बात देश की आएगी तो मेरे लिए सबसे पहले देश है, और यदि बात मेरे देश और मेरे समाज में निर्णय लेने की आएगी तो मेरे लिए सबसे पहले मेरा समाज है। क्योंकि उस समय उस एक बड़े समाज की दुर्दशा किसी से नहीं छिपी थी। अगर उस समाज के लिए वो ना लड़ते तो ये देश कभी पनप ही नहीं पाता। ये उसी हालात में होता जो अंग्रेजों के आने से पहले हालात में था। थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बाबा साहब ने गांधी से भी साफ साफ कहा था कि मिस्टर गांधी, अंग्रेजों के खिलाफ आपसे बड़ी लड़ाई हम लड़ सकते हैं, लेकिन ये बताओ कि स्वराज में हमारा हिस्सा क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। अब आजादी तो मिल गई, अब मैं अगर आज की बात करूं, आजादी तो मिल गई, लेकिन मजे कौन काट रहा है? कौन पैसे ले लेकर देश से भाग रहे हैं, कौन घोटाले कर रहे हैं, किनके बनाए पुल गिर रहे हैं, कौन सत्ता में बैठे हैं, कौन मीडिया में बैठे हैं? आज भी हालात उतने बेहतर कहां हैं जिनको लेकर बात करी गई थी। क्रिप्स मिशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है कि हम बम बनाना भी जानते हैं और चलाना भी जानते हैं, और इस स्टेटमेंट से साफ है कि उस इंसान की विचारधारा बिल्कुल क्रांतिकारी थी। लेकिन बात जब समाज की आ रही थी, क्योंकि बाकी सारे लोग, गांधी तक ने भी कहा था कि मुझे वो आजादी नहीं चाहिए जहां पर अछूतों को बराबर के अधिकार मिलते हो। एक वो इंसान जिस समुदाय के लिए लड़ रहा था तो उसके लिए वो समुदाय जरूरी था ना भाई, वरना आजादी के बाद आज भी मारपीट हो रही है, मार दिया जाता है जान से लोगों को जाति के नाम पर सिर्फ। और आप योगदान पूछते हैं, वो लोग जो निकम्मे योगदान पूछ रहे हैं कि बाबा साहब का आजादी में क्या योगदान था, तो वो बताए कि ये लोग जो अपने नाम से पहले सर लगाकर घूमा करते थे, ये किस जाति के थे? सर मिलता था ना डेजिग्नेशन की, सर बेनेगल
बी एन राव सर फलाने सर, ये तो ये जो सर लगाकर घूम रहे थे किस जाति के थे लोग, और इनका क्या योगदान था आजादी की लड़ाई में? बी एन राव का क्या योगदान था आजादी में, जो अपनी चिट्ठी में अंग्रेजों के लिए योर सर्वेंट लिखते थे। योर सर्वेंट, दोबारा कह रहा हूं, बी एन राव अंग्रेजों के लिए योर सर्वेंट इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनके नौकर थे। इनका क्या योगदान था आजादी की लड़ाई में? सिर्फ बाबा साहब से क्यों पूछा जाता है? और सिर्फ बी एन राव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1942 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 1076 आईसीएस अफसर थे, उनमें सिर्फ एक दलित था। तो ये 1075 वही लोग थे, उनमें भी 50% से ज्यादा वो लोग थे जो अपने आप को सर्वोच्च जाति के बताते थे। सर टाइटल जो मिलता था कितना दलितों को मिला? तो जिनको मिला वो क्या कर रहे थे? और ये टाइटल कौन देते थे? कौन देते थे ये अलग बात है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है उसको टाइटल मिलेगा, या कोई अंग्रेजों की चाकरी जी हुजूरी कर रहा है उसको टाइटल दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? तो ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ना। और जो ये लोग सर लगाकर घूम रहे थे, जिनको सर का टाइटल मिल रहा था, इनका अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में, आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा होगा? तो अब ये सवाल उठता है, और जब ये सवाल उठता है कि आजादी में किसका योगदान था, तो ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि अंग्रेजों के गुलाम कौन थे, उनकी चाकरी कौन कर रहे थे, उनके द्वारा दिए गए सही टाइटल को लेकर कौन घूम रहे थे? इसका भी तो जिक्र होना चाहिए ना भाई, एक तरफा बात क्यों करते हो आप लोग? 1942 में बाबा साहब लेबर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। उन्होंने मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, यमुना सफाई के लिए तमाम काम किए। और जब बाबा साहब मंत्री थे तो बी एन राव एक आईसीएस अफसर थे। फर्क समझिए, जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक मंत्री थे, उस समय बी एन राव एक आईसीएस अफसर थे। आज के आईएएस कह सकते हैं हम उनको। और आईएएस अफसर जो है, जो वो वही लिखेगा ना जो मंत्री कहेगा, या अपनी मर्जी से कुछ भी छाप देगा जो उसका मन करेगा? बाबा साहब 1919 में स्कॉलर बन चुके थे, साइमन कमीशन के लिए मेमोरेंडम दे चुके थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। बाबा साहब तो इतना कुछ थे, लेकिन आपके बी एन राव कहां थे उस समय भाई? कोई एक आध सबूत हो तो सामने लाइए, या ऐसे ही ढोंगी बाबा और कुछ चिलम चिट्टों के पीछे खड़े होकर व्हाट्सएप फेसबुक पर ज्ञान फैलते रहोगे? हमें बताओ ना क्या उपलब्धियां थी बी एन राव की भाई, किस दम पर इतनी बात कही जाती है कि आप एक ज्ञान के देवता को, मैं क्लियर कहता हूं, ज्ञान के देवता को आप साइड हटाकर एक शख्स को लाना चाह रहे हैं जिसका जो योगदान है उस पर भी मैं बात करूंगा अभी। लेकिन अभी तक कितना योगदान सामने आया आपको वो मुझे बता दीजिए, कहां पर नाम आया? चलिए वापस संविधान पर आते हैं। तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण है, 55 मिनट भाषण चला था वो। इस भाषण में बी एन राव के लिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इसका श्रेय मुझको दिया जा रहा है, संविधान की बात कर रहे हैं, इसका श्रेय मुझको दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। संविधान सभा के सलाहकार सर बी एन राव का भी इसमें आंशिक योगदान है, जिन्होंने संविधान सभा का कच्चा मसौदा तैयार किया। मसौदा समिति के अन्य सदस्यों का भी इसमें योगदान है। ध्यान रहे, आंशिक, और आंशिक का मतलब शायद आपको गूगल ना करना पड़े, इतना तो जानते ही होंगे। आंशिक का मतलब होता है छोटा, थोड़ा, कम। बाबा साहब का यह कथन उनके साहस, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, क्योंकि जब एक इंसान की तारीफ करी जाएगी थी, चारों तरफ से सबने उनकी तारीफ करी, तो उन्होंने खुद खड़ा होकर कहा था कि नहीं भाई, अकेला मैं जिम्मेदार नहीं हूं, अकेले मेरा मुझे श्रेय मत दीजिए, बाकी सबको भी दीजिए। एक नाम आता है जेपी चतुर्वेदी, उस समय के एक बड़े पत्रकार थे। वो संविधान सभा की गतिविधियों को कवर कर रहे थे। उनको भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने लिखा है कि इस समय के दौरान मुझे बाबा साहब को करीब से देखने का उच्चतम अवसर मिला। ये वो लिख रहे हैं, बाबा साहब को चुनौती देना असंभव था। वो दुनिया के सभी संविधानों के विद्वान थे, उनसे चर्चा करने का मौका मिलना एक बौद्धिक दावत हो जाती थी, और मुझे ऐसे मौके मिला करते थे। ये बात उस पत्रकारिता के जनक ने लिखी है।
मैं नहीं कह रहा हूं। और वो पत्रकार थे, आजकल की तरह पैसे पर नाचने वाले भांड नहीं थे। और नाम क्या था? जेपी चतुर्वेदी। ये किसकी तारीफ कर रहे हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। कहीं पर भी इन्होंने बी एन राव का जिक्र करा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 30 जून 1947 को विजय खरे को चिट्ठी लिखते हैं। विजय खरे उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। राजेंद्र बाबू लिखते हैं कि अन्य किसी बात के बारे में ना भी सोचें तो मान्य होगा, लेकिन संविधान सभा और जिन विभिन्न समितियों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की नियुक्ति हुई है, उनमें उनका कार्य इतना अमूल्य है कि हम उनके योगदान से वंचित नहीं रह सकते। वो बंगाल से चुनकर आए थे, लेकिन प्रांत विभाजन के बाद उनकी सदस्यता संविधान सभा से खत्म हो चुकी थी। संविधान सभा का अगला सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और मैं चाहता हूं कि उसमें उनकी सहभागिता और इसके लिए उनकी नियुक्ति तुरंत हो। यहां पर फिर मेरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के लिए एक सवाल फिर आ जाता है कि राजेंद्र बाबू ने कितनी बार बी एन राव के लिए इस तरह से नाम लिया, इस तरह सपोर्ट किया, या उनके लिए कहीं किसी को चिट्ठी लिखी हो तो वो भी बताया जाए, क्योंकि भाई संविधान निर्माता इनके हिसाब से तो वही थे। अब संविधान निर्माता के लिए उस समय के राष्ट्रपति चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं और डॉक्टर अम्बेडकर के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, कुछ भी। इसके बाद 26 तारीख को संविधान सौंप दिया गया, तो 26 नवंबर को राजेंद्र प्रसाद जी का भाषण होता है। वो कहते हैं कि कुर्सी पर बैठकर मैं संविधान सभा के कार्यों का अवलोकन करते आया हूं। सभा के सभी सदस्यों ने कितने उत्साह, लगन और समर्पण से ये कार्य किया, इसका एहसास किसी और से अधिक मुझे है। खासकर मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर यह काम किया। मसौदा समिति और उसका अध्यक्ष बनाने के लिए जो निर्णय हमने लिए, इससे बेहतर निर्णय नहीं हो सकता। उनका चुनाव सार्थक रहा, ये उन्होंने साबित कर दिखाया। ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अब आप अपने विवेक से सोचिए कि बी एन राव का नाम किसने लिया, किसने नहीं लिया और क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सब लिखित है। और जो नए नए पाखंडी बाबा और नमूने आकर चिल्लाने लगते हैं ना, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने से कुछ लेना देना तो है नहीं। और ये वो अच्छी तरह जानते हैं जो बाबा हैं कि देश के ज्यादातर लोगों को भी पढ़ने में रुचि नहीं है। उनके लिए तो जो उनके ठेकेदार पाखंडी बाबा ने कह दिया बस वही सही है, वो लोग जाते हैं पीछे झंडा उठा करके, हाँ जी हाँ हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ये सही है, ये होगा वो होगा। तो भाई थोड़ा पढ़ा लिखा करो, तब तो कुछ समझ में आएगा तुम लोगों के। ऐसे उठे फेसबुक पर आ गए और बहस करने लग रहे हो, व्हाट्सएप पर छाप रहे हो, कॉपी पेस्ट मार रहे हो, फिर अपने अपने आप में ज्ञानी भी बन रहे हो। ऐसा नहीं होता। पढ़कर आइए, उस तथ्य को लेकर आइए, तब बात करिए। ये जो शोर मचाकर नाटक कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे बी एन राव ही सिर्फ एक नाम नहीं है, बी एन राव के अलावा एक नाम और लेकर ये लोग नाचते रहते हैं, वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कुछ नमूनों का मानना है कि इन्होंने संविधान लिखा है। बड़े मजेदार लोग हैं हमारे देश के अंदर भाई, एक से एक बढ़िया। अब एक ग्रुप का मानना यह भी है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखा। अब संविधान लिखा ये किस आधार पर कहते हैं? रायजादा साहब जो थे, इनका पेशा था सुंदर कला लिखना, मतलब हैंड राइटिंग की बहुत सुंदर थी, वो इनका पेशा था। लिखते थे सुंदर राइटिंग में, अगर कुछ लिखवाना हो तो उसको ये पैसे लेकर लिखा करते थे। अपनी लिखावट के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि इतना सुंदर लिखता कि अगर वो जो चीज हाथ से लिखते थे वो समझ पाना बड़ा मुश्किल होता था कि हाथ से लिखा गया है या किसी मशीन ने इसको, किसी प्रिंटर ने छाप कर दिया है। तो भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी छपाई के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि इसको प्रिंट ना करवाकर किसी सुंदर हस्तलिखित रूप में रखा जाए। यानी कि संविधान बनकर आ चुका था, अब बात चल रही थी उसको प्रिंट कराने की। तो उस समय के प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसको हम प्रिंट नहीं कराएंगे, किसी अच्छी हैंड राइटिंग से लिखा कर। पहले चलन भी था, काफी चीजें आपको मिलेंगी, पुराने शास्त्र भी मिल जाएंगे, हाथों से लिखने का प्रचलन था। जिनकी राइटिंग अच्छी होती थी वो हाथों से लिखते थे। तो ये एक वो बनाया गया कि इसको प्रिंट नहीं कराते, हाथ से लिखवा कर रखते हैं किसी से। और इसी कारण यही एक रीजन था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री ने रायजादा से संपर्क किया। और जब पंडित नेहरू ने रायजादा से इस काम के पैसे के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन आग्रह करने पर एक शर्त रखी कि मैं संविधान के जिस प्रतिलिपि को लिखने का काम करूंगा उसके हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा
और अंतिम पृष्ठ पर अपने दादा का नाम लिखूंगा। प्रेम बिहारी की ये बात को स्वीकार किया गया। इस तरह से प्रेम बिहारी रायजादा ने मूल संविधान की एक कॉपी अपने हाथों से लिखकर तैयार की, जिसे उन्होंने इटैलिक शैली में लिखा। दोबारा बता रहा हूं, मूल संविधान की एक कॉपी लिखी थी प्रेम बिहारी रायजादा ने, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी। तो उस कॉपी को उन्होंने तैयार किया था, ना कि संविधान लिखा था। इस संविधान की कॉपी तैयार करने में 432 पेन होल्डर की जरूरत पड़ी। उन्होंने नोक नंबर 303 का इस्तेमाल किया। इस नोक नंबर को इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया से मंगवाया गया था और इस कॉपी को तैयार करने में 6 महीने का समय लगा था। जिस कॉपी को, संविधान की एक नई कॉपी जो रायजादा ने तैयार करती, तो 6 महीने का समय लगा। संविधान की इस कॉपी पर हड़प्पा सभ्यता, गौतम बुद्ध, रामायण, महाभारत, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, मुगल बादशाह अकबर आदि के चित्र भी बने हुए मिलेंगे। अब इन चित्रों को किसने बनाया? इन चित्रों को बनाने का काम किया था नंदलाल बसु नाम के एक चित्रकार ने। और यह ये बात ध्यान रखना कि जो भी चित्र मिलते हैं कभी कभी ये भी बहस आ जाता है कि संविधान में तो सबसे पहले चित्र भगवान राम का चित्र है। तो ये जितने भी चित्र मिलते हैं, ये सारे चित्र उस कॉपी पर मिलते हैं जो रायजादा ने अपने हाथों से लिखी थी। मूल प्रति जो है संविधान की, उस पर कोई चित्र किसी तरीके का कहीं नहीं है। अब आप स्वयं विचार करिए कि कितने घटिया सोच वाले लोग हैं हमारे देश के अंदर, जो एक महान विद्वान डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटाकर एक लेखन कलाकार को संविधान निर्माता बनाने पर रजामंद है। उनके लिए एक लेखन कलाकार जो बस लिखावट जिसकी सुंदर है, उसको वो अपने देश का मसीहा मान सकते हैं, संविधान निर्माता मान सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या कारण है? कारण है सिर्फ जातिवाद। यदि डॉक्टर अंबेडकर गलती से किसी तथाकथित उच्च जाति में होते, तो मैं दावे से कह सकता हूं आज उनको विष्णु का अवतार बताकर उनके मंदिरों पर मेले लग रहे होते। जितना बड़ा योगदान इस देश के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। अपनी इस वीडियो के आखिर में संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णमाचारी के संविधान सभा में दिए गए भाषण को मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसको जरा एक बार पढ़िए, इसको पढ़िए और समझिए कि किस तरीके से एक एक करके सभी सदस्य संविधान निर्माण में अपना योगदान नहीं दे पाए या नहीं दिया। कैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अकेले अपने दम पर इसको तैयार करना पड़ा, तब जाकर डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा गया, संविधान का जनक कहा गया, संविधान का आर्किटेक्ट कहा गया। अगर सच को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो ऐसे इन बाबाओं की मौज मस्ती करवाते रहोगे। लेकिन तुम कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि बाबा साहब के खिलाफ झूठ फैलाओगे, तुम सच सामने लेकर आएंगे और ऐसे ही हर बार इज्जत के साथ आपको जलील करते रहेंगे। तो ये बी.एन. राव और रायजादा का भूत अगर सर पर से उतर गया हो, तो कमेंट में आ जाना। 2-4 आपकी गालियां जब तक नहीं मिलती मजा नहीं आता है वीडियो का। जय भीम।